हाय गाइज, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम व्हील ऑफ टाइम के एपिसोड 5 और 6 के बारे में बात करेंगे। ये एक अमेरिकन फैंटेसी सीरीज है और इसके पहले के एपिसोड्स की वीडियोस हमने बना रखी है। अगर आपने उन्हें अभी तक देखा नहीं है तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से उन्हें देख सकते हो। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं एपिसोड 5 की। अब एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एस लड़ाई के लोग उन लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो लोगन की आर्मी के साथ लड़ते हुए मर गए थे। उन सभी को दफनाने के बाद सभी लोग कैरन की आखिरी विदाई के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ स्टेफन कैरन को दफनाने के बाद उसके अंगूठी को निकाल देता है और मॉरन अपने देव को उस पर रखकर उसे आखिरी विदाई देती है। इसके बाद सभी लोग व्हाइट टावर के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ महीने चलने के बाद वो लोग अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। ये लोग अपने साथ लोगन को भी लेके आते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेट्रो रेंज भी व्हाइट टावर के नजदीक पहुंच चुके थे। ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करते वक्त ड्रैगन से बनी ज्वालामुखी को देखते हैं। इसके बाद ये दोनों टारवेलोन यानी कि व्हाइट टावर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ ये लोग मॉरन को ढूंढने के बजाय उसने बताई हुई एक जगह पर जाकर आराम करते हैं। यहाँ मैट उन लोगों के साथ जो हुआ उसके लिए खुद को जिम्मेदार ठहराता है। तो रैंड उसे कहता है कि ये तुमने नहीं किया, तुमने उस बच्चे को नहीं मारा, वहां पर फ्रेड था, उसने उन लोगों को मारा है और मुझे मालूम है कि तुम किसी भी बच्चे की जान नहीं ले सकते हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पेरिन और इग्वेन भी व्हाइट टावर की तरफ पहुंचने वाले हैं, लेकिन तभी इन्हें व्हाइट क्लॉक के लोग रोक लेते हैं। यहाँ इस कबीले की सरदारनी एला उन्हें लाख समझाती है कि हमारे में कोई ऐसे डराए वाला नहीं है, फिर भी क्वेश्चनर उसकी एक नहीं मानता। तभी उसकी नजर पेरिन और इग्वेन पर पड़ती है, तो वो उन्हें पकड़ने का ऑर्डर देता है। तभी यहाँ कबीले की और क्वेश्चनर की बहस हो जाती है। यहाँ इस कबीले के लोग पेरिन और इग्वेन को बचाने की कोशिश करते हैं, इसलिए व्हाइट क्लॉक और इस कबीले के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। व्हाइट क्लॉक वाले उन्हें बहुत मारते हैं। तभी इस कबीले में से एक लड़का पेरिन और इग्वेन को लेकर भागने लगता है। इसी भागदौड़ में व्हाइट क्लॉक वाले उस लड़के को मारकर बेहोश कर देते हैं और पेरिन और इग्वेन को घेर लेते हैं। यहाँ वो लोग इन्हें बंदी बनाते हैं और अपने कैंप में लेके चले जाते हैं। कैंप में लाने के बाद वो लोग इग्वेन के कपड़े निकाल कर उसे साफ करने लगते हैं। फिर उसे कुछ कपड़े पहनाते हैं और एक कुर्सी पर बांध देते हैं। इसके बाद वो लोग पेरेंट को भी लेके आते हैं और उसे भी कुर्सी से बांध देते हैं। यहाँ वो क्वेश्चनर भी मौजूद था। यहाँ इग्वेन उससे बातें करती है और पेरेंट की हालत देखकर क्वेश्चनर से कहती है कि उसमें कोई जादुई ताकत नहीं है, हम तो बस आम लोग हैं। तभी क्वेश्चनर उसे कहता है कि सही कह रही हो, तुम वो नहीं जिसकी मुझे तलाश है, क्योंकि अगर तुम ऐसे होती तो अब तक तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर चुकी होती और मैं तुम्हारा हाथ काट चुका होता। अब कृष्णर इग्वेन को धमकाने के लिए उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। ये देखकर पेरेंट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। ये देखकर कृष्णर पेरेंट के पास जाता है और उसे टॉर्चर करते हुए खुद के बारे में बताता है। इसकी बातें सुनकर हमें यह पता चलता है कि वो औरतों में उससे भी ज्यादा ताकत होने की वजह से उनसे जलता है। वो व्हाइट क्लॉक का मेंबर होने की वजह से इस चढ़ाई के सभी लोगों को मार रहा है। यहाँ वो कहता है कि मैं डार्क वन के लिए काम नहीं करता। इसके बाद वो इग्वेन से अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने को कहता है। यहाँ वो कहता है कि अगर तुमने अपनी शक्तियां मुझे दिखाई तो मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारे दोस्त को जाने दूंगा, और अगर तुमने शक्तियां नहीं दिखाई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम्हारे दोस्त को मार दूंगा। यहाँ वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ समय देना चाहता हूँ, इसमें तुम सोच लेना कि तुम्हें क्या करना है। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद पेरिन इग्वेन को कहता है कि उस दिन जब मैं ट्रेसेक से लड़ रहा था, मैं इतना खो गया था कि मैंने मेरी बीवी को मार दिया और शायद इसी वजह से भगवान मुझे ये सजा दे रहा है। इन दोनों की बातें खत्म होने से पहले ही कृष्ण कैंप के अंदर आ जाता है। वो इन दोनों से उनका डिसीजन पूछता है। यहाँ दोनों भी कुछ नहीं बोलते, तो कृष्ण पेरेंट को टॉर्चर करने लगता है। तभी यहाँ पेरेंट को बचाने के लिए इग्वेन अपनी शक्तियों की एक झलक दिखाती है। जब कृष्णर उससे बातें करता है तभी इग्वेन पेरेंट के हाथों की रस्सी को भी जला देती है। जब पेरेंट अपनी रस्सियों को तोड़कर कृष्णर के पास जाता है तो कृष्णर डर के मारे कांपने लगता है। तभी इस बात का फायदा उठाकर इग्वेन उसके चाकू से उसे मार देती है और यहाँ से भागने से पहले इग्वेन सारी अंगूठियों को ले लेती है और वहां से भागने लगती है। तभी भागते वक्त ये देखती है कि कैंप में बहुत सारे भेड़िए आ गए हैं और सभी को मार रहे हैं। इन भेड़ियों का लीडर जब पेरिन के सामने आता है तो पेरिन इग्वेन से कहता है कि यह हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके बाद दोनों कैंप से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोरेन और लेन नैनियो को सभी ऐसे से बातें करके उसे एक कमरे में रुकने को कहती है।
तभी नैन्यू गुस्से में मोरेन से कहती है कि मुझे तुम्हारी किसी भी तरह की राजनीति में नहीं फंसना है, मुझे सिर्फ मेरे दोस्तों से मिलना है। इस पर मोरेन कहती है कि मैंने मेरे आदमी सभी जगह पर रखे हैं और जैसे ही तुम्हारे दोस्त यहाँ पर आएंगे मेरे आदमी मुझे बता देंगे। तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों को तुम कुछ कम समझ रही हो। और जैसे ही यहाँ के लोगों को तुम्हारी शक्तियों के बारे में पता चलेगा, वो लोग तुम्हारे पास आकर तुम्हें अपने ग्रुप में शामिल करने की कोशिश करेंगे। और अगर तुमने जरा भी बेवकूफी दिखाई तो तुम उनके जाल में और राजनीति में फंस जाओगी। यह नैन्यू मोरेन से कहती है कि अगर मैं तुम इस सड़क के लोगों की तरह ताकतवर हूँ तो तुम्हें मुझे कम आंकना नहीं चाहिए। अब लेन के जाने के बाद मोरेन नैन्यू से कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर तुम सोच रही हो कि तुम पहले जैसे नैन्यू बन सकती हो तो तुम गलत सोच रही हो। इसलिए तुम्हें अपनी शक्तियों पर भरोसा करना चाहिए। और उसे ये भी कहती है कि तुम्हें यहाँ पर रुकना होगा और किसी से भी बात मत करना, और जितना हो सके मैं तुम्हें यहाँ की राजनीति से बचाने की कोशिश करूंगी। वहीं दूसरी तरफ एक रूम में रैंड जब किताब पढ़ रहा होता है तभी वहां पर लोरेल आ जाता है और उसे देखकर रैंड डर जाता है और अपनी तलवार निकाल लेता है। यहाँ पर इनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि लोरेल एक ओगरी है, यानी कि आधा इंसान और आधा जानवर। और जब रैंड अपना पूरा नाम बताता है तो लोरेल उसे कहता है कि तुम एलिक वंशज के हो। यहाँ पर रैंड उसे लाख समझाता है, लेकिन लोरेल को भरोसा नहीं होता कि रैंड एक एलवासी नहीं है। और जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी लोगन का जुलूस निकल रहा होता है। जब वो नीचे देखता है तो उसे मैट नीचे दिखता है। फिर वो उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। उसके बाद वो उसके साथ बैठकर लोगन का जुलूस देखने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि लोगन को एक पिंजरे में डालकर उसका जुलूस निकाल रहे हैं और सभी लोग उस पर सड़ी हुई सब्जियां फेंक रहे हैं। और जब लोगन की नजर मैट की तरफ जाती है तो वो उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। तभी यहाँ मैट रैंड से कहता है कि अगर हम दोनों में से किसी की भी हालत ऐसी हुई तो हम दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। और रैंड एल्सन के उससे वादा करता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग स्टेफिन को तैयार कर रहे हैं और उसको हौसला दे रहे हैं। इसके बाद स्टेफिन दिव्य ज्योति के पास जाकर कैरिंग की अंगूठी को उसमें डालकर नष्ट कर देता है। इसके बाद अगले सीन में स्टेफिन नैन्यू के पास शराब के नशे में चला जाता है और उससे एक चाय का पाउडर मांगता है एक अच्छी नींद सोने के लिए। यहाँ नैन्यू से बातें करते वक्त वो उसे बताता है कि जब भी मैं सोने की कोशिश करता हूँ मेरी आंखें खुल जाती है और मेरा दर्द कम हो जाता है, और मेरे पास मेरे एस हेड है, यानी मेरे मास्टर की यही एक याद बची है। अब मैं इसे भुलाना नहीं चाहता। तभी नैनी उसे पाउडर देते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे दर्द को कम नहीं होने दूंगी। स्टेफन के जाने के बाद नैनी महल में घूमने लगती है। तभी लेंड्री उससे बातें करती है। तभी इनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि लाल एस सेडे की औरतें कभी अपने अंगरक्षक को नहीं रखती। नैनी यहाँ पूछती है कि आप क्यों नहीं रखते बॉडीगार्ड। तभी लैंड्रिन कहती है कि हमारी कुछ बहनों को पसंद नहीं है। तभी लैंड्रिन कहती है कि औरतों के पास शक्तियां तो है, लेकिन दुनिया अभी भी मर्द चलाते हैं। फिर अगले सीन में लोरेल रेंट से मिलने के लिए नैने को वहां पर लेके आता है। यहाँ नैने और रेंट से गले लगती है और एगेन और पेरिन के बारे में पूछती है। अब मैट की तबीयत खराब थी, इसलिए नैने मैट के हालचाल पूछती है। तभी उसके अंदर का शैतान उसे कहता है कि मुझे छूना मत, और इसके बाद मैट उससे माफी मांगता है। फिर रैंड और नैन्यू बातें करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि जब तक पेरिन और एगवेन यहाँ तक नहीं आ जाते हम यही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ लिएंड्रिन मोरेन से कहते हैं कि जिस गिफ्ट को तुम व्हाइट टावर में लेके आई हो वो कभी तुम्हारा नहीं होगा। तभी मोरेन कहती है कि तुम में और मुझ में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, वो है कि तुम मर्दों से जलती हो और इसी वजह से नैन्यू कभी भी तुम्हारे साइड में नहीं आएगी। अब मोरेन एलिना से बातचीत करने जाती है और इनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि लेन स्टेफन की हालत से काफी परेशान है। और एलिना यहाँ मोरेन से कहती है कि जब तुम यहाँ पर नहीं थी तभी लैंड्रिन की ताकत और भी बढ़ गई और इसकी वजह से बाकी के लोग भी उसकी बातें मानने लगे हैं। और इनकी बातों से हमें यह भी पता चलता है कि बाकी के मेंबर्स और मोरेन की नहीं बनती। यहाँ एलिना उसे इस बात की वार्निंग भी देती है। वहीं दूसरी तरफ स्टेफन और लेन बातचीत करते हैं और बातें करते करते लेन की आंखें लग जाती है, और जब वो आंखें खोलता है तो उसे स्टेफन कहीं नहीं दिखता। तभी उसे नैन्यू का पाउडर भी दिखता है। फिर वो स्टेफन को ढूंढने के लिए यहाँ वहां भागता है। तभी वो देखता है कि स्टेफन ने अपने गम को भुलाने के लिए अपने पेट में चाकू मार दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग स्टेफन को आखिरी विदाई देते हैं और लेन के साथ अपने दुख को बयान करते हैं। और इसी के साथ ये 5वां एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।
अब छठे एपिसोड की शुरुआत में हमें एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम स्वान है। वो अपने पिताजी के साथ एक नदी के किनारे एक छोटे घर में रहती है। वो अपने पिताजी के साथ मिलके मछलियां पकड़ती थी। एक दिन वो और उसके पिताजी मछलियां पकड़ने जाते हैं। तभी उसके पिताजी का जाल उलझ जाता है और स्वयं अपने जादू से उसे सुलझा देती है। यहाँ उसके पिताजी उसे कहते हैं कि तुम्हें अपने जादू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ के लोगों को पता चल गया कि तुम जादू करती हो तो तुम्हें मार दिया जाएगा। इसके बाद जब वो वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनका घर जल गया था और उस जगह पर एक निशान बना हुआ था। उसे देखकर उसके पिताजी समझ जाते हैं कि कुछ लोग स्वान की तलाश में आए थे, इसलिए वो स्वान को व्हाइट टावर जाने के लिए कहते हैं। यहाँ स्वान नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसके जाने के बाद उसके पिताजी अकेले पड़ जाएंगे, लेकिन उसके पिताजी उसे समझा बुझा कर भेज देते हैं। दोस्तों, स्वान बचपन से ही बहुत ज्यादा होशियार और समझदार थी, इसलिए वो अकेले व्हाइट टावर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्वयं अब बड़ी हो चुकी है और वो व्हाइट टावर की एमरल्ड सीट बन चुकी है। दोस्तों, इस लड़ाई में एक और ग्रुप था जिनका लिबास गोल्डन कलर का था। ये ग्रुप व्हाइट टावर के रक्षक और शासक थे और एमरल्ड सीट सभी की लीडर थी। अब यहाँ पर लोगन को लाया जाता है। आते ही लोगन एस सेडाई की इंसल्ट करने लगता है। यहाँ एमरल्ड सीट उसे कहती है कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे ऐसे करने से तुम्हें मौत मिल जाएगी तो तुम गलत सोच रहे हो, और उसे सजा देती है कि तुम हमेशा के लिए यही तड़पते रहोगे। तुम्हें तब तक कैद में रखा जाएगा जब तक तुम तुम्हारी ताकत से टूट नहीं जाओ। यहाँ लोगन चिल्लाते रह जाता है कि मुझे मार दो, लेकिन वो लोग नहीं सुनते और उसे जेल में भेज दिया जाता है। इसके बाद स्वयं लिएंड्रिन से पूछताछ करती है क्योंकि उसका ऑर्डर था कि उसे पकड़कर सीधा व्हाइट टावर लाया जाए, लेकिन लिएंड्रिन ने उसकी सारी पावर को छीन लिया। यहाँ लिएंड्रिन कहती है कि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो सभी एसेडा की सिस्टर्स को मार देता। इस पर एलेना भी लिएंड्रिन का साथ देते हुए कहती है कि लोगन ने कैरन को मार दिया, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ा। ये सुनने के बाद स्वयं कहती है कि जब कैरन मरी तो उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी लिएंड्रिन की थी, इसीलिए कैरन की मौत की जिम्मेदारी भी लिएंड्रिन को माना जाएगा। ये सुनकर लिएंड्रिन गुस्सा हो जाती है और मोरन के खिलाफ बोलने लगती है और स्वयं से कहती है कि मोरन की भी तो जिम्मेदारी थी व्हाइट टावर की तरफ आ रहे खतरे की जानकारी देने की, लेकिन उसके होते हुए भी यहाँ तक ट्रेसेस आते हैं और लोगन की सेना भी आती है और मोरन को पता भी नहीं चलता। इसके बाद स्वयं मोरन से पूछते हैं कि तुम 2 सालों से कहाँ थी। तभी मोरन कहती है कि मैं गांव घूम रही थी। स्वयं पूछती है कि तुम गांव क्यों घूम रही थी, इसके पीछे कोई तो वजह होगी। मोरन उसके बारे में बताने से साफ इनकार कर देती है। ये देखकर स्वयं गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें इस गुस्ताखी के लिए अपना सर झुकाकर माफी मांगनी होगी। तो मोरिन सर झुकाकर माफी मांग लेती है, लेकिन अपने सीक्रेट के बारे में वो कुछ नहीं बताती, क्योंकि अगर उसने उन चारों के बारे में बता दिया कि उनमें से कोई एक ड्रैगन है तो सारे एसेडाई वाले उन्हें मार देंगे। यहाँ एमरलिन सीट कहती है कि वो मोरिन को कल सजा सुनाएगी और एमरलिन सीट लिएंड्रिन से कहती है कि तुम मोरिन से माफी मांगोगी। मोरिन लिएंड्रिन से कहती है कि तुमने आज जो कुछ भी किया इसकी वजह से मुझे कल सजा होगी और इसके लिए तुम तैयार रहना। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोरन को पता चल गया है कि रैंड और मैट इस शहर में आ गए हैं। तभी वो उनसे मिलने के लिए चली जाती है। यहाँ आती वो मैट को देखती है जो बहुत बीमार हो गया था। मैट मोरन को देखकर डर जाता है। उसे लगता है कि मोरन अब मुझे मार देगी। यहाँ रैंड नहीं चाहता था कि मोरन मैट का भी वही हाल करे जैसा उसने लोगन के साथ किया, लेकिन तभी यहाँ सभी को पता चलता है कि मैट के पास एक शापित खंजर है जो उसने सेडर लोगों से चुराया था। तभी वो भी मोरिन की मदद करने लगता है और यहाँ मोरिन अपनी शक्तियों से मैट के ऊपर के साये को उस खंजर में कैद कर देती है। इसके बाद मैट ठीक हो जाता है, जिसे देखकर रैंड मोरिन से माफी मांगता है और उसे थैंक्स भी कहता है। यहाँ मोरिन कहती है कि मैं तुम चारों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और साथ में रैंड से कहती है कि वो मैट को उस खंजर से दूर रखे, क्योंकि वो साया अभी भी उसका पीछा करेगा और वो बहुत पावरफुल है, इसीलिए वो अभी तक जिंदा है। अगर कोई आम इंसान होता तो वो साया उसे कब का मार देता। तभी यहाँ पर नैन्यो आ जाती है। वो मोरिन को देखकर खुश नहीं होती। यहाँ मोरिन नैन्यो से कहती है कि अगर तुम खुद को विदुषी समझती हो तो तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करती और तुम्हें मैट के बारे में मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। अगले सीन में जब मोरिन नहाती है तभी एक एसिड उसके पास आती है और उसे बताती है कि स्वैन का अब बाकी के जादूगरों पर कंट्रोल कम हो गया है, फिर भी मैं स्वैन से तुम्हारी माफी के लिए बात करूंगी। अब इग्वेन और पेरिन भी व्हाइट टावर तक पहुंच गए थे और मोरिन उनसे मिलने चली जाती है। यहाँ वो देखते हैं कि पेरिन को काफी ज्यादा चोट लगी है, क्योंकि उसे व्हाइट क्लॉक के लोगों ने काफी ज्यादा टॉर्चर किया था।
उसे देखकर मोरेन कहती है कि मेरी सिस्टर इसे ठीक कर देगी। अब इग्वेन मोरेन से कहती है कि जब उस कैंप में भेड़ियों ने अटैक कर दिया था, तब पेरिन की आंखें चमक रही थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। मोरेन उसे कहती है कि ये बात किसी को भी मत बताना और जब मैं तुम्हें बुलाऊंगी तब तुम बिना किसी को बताए मेरे पास चले आना। अब इग्वेन वो सारी रिंग्स मोरेन को देती है जो उसने व्हाइट क्लॉक से चुराई थी। अगले सीन में हम लेन और मोरेन को देखते हैं। यहाँ लेन कहता है कि तुमने बंधन क्यों उतार दिया? अगर तुम पर कोई खतरा आएगा तो मुझे कैसा पता चलेगा? यहाँ मोरेन कहती है कि मुझे लगा कि तुम्हें आजादी पसंद होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम पर कोई आ जाए, इसीलिए मैंने ये बंधन 2 साल पहले ही उतार दिया था। यहाँ मोरेन कहीं पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। लेन उसे कहता है कि सुबह होते ही चले आना, तब तक मैं पहरा दूंगा। इसके बाद मोरेन उस दीवार में बने एक छोटे दरवाजे के पास जाती है और अपने जादू से उस दरवाजे को बड़ा करके स्वैन के पास चली जाती है। स्वैन मोरेन को देखते ही उसे डांटने लगती है। वो कहती है कि तुमने सबके सामने ऐसा व्यवहार क्यों किया था, जिसकी वजह से अब मुझे तुम्हें सजा सुनानी पड़ेगी, वरना बाकी की एसेडे मुझसे खुश नहीं होगी। एमरलिन सीट पर बैठने वाली एसेडे की कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती और न ही कोई रिलेशनशिप, इसलिए मोरेन स्वैन ने अपने रिश्ते को छुपा कर रखा था। अब मोरेन स्वैन को उन चारों के बारे में बता देती है। तभी स्वैन कहती है कि मुझे कुछ दिनों से एक सपना आ रहा है, जिससे मुझे पता चला है कि डार्क वन अब कमजोर हो गया है, लेकिन कुछ दिनों में उसकी शक्तियां वापस बढ़ जाएगी। इससे पहले तुम उसे मार सकते हो। मोरेन कहती है कि मैं उन चारों को डार्क वन के पास लेके जाऊंगी, ताकि उनमें से जो असली ड्रैगन है वो डार्क वन को मार सके। यह स्वयं मोरेन को वार्निंग देती है और कहती है कि अगर ड्रैगन के अलावा और कोई दूसरा डार्क वन के सामने गया तो वो मारा जाएगा, इसलिए चारों को साथ में लेके जाना सही नहीं होगा। इसके बाद मोरेन स्वयं को कहती है कि कल तुम मुझे देश निकाला देना, ताकि मैं व्हाइट टावर से बाहर रहकर अपने काम को अंजाम दे सकूं। ये सुनकर स्वयं नाराज हो जाती है, क्योंकि मोरेन बहुत सालों बाद स्वयं के पास आई थी और अब वो वापस कल चली जाएगी। अगले सीन में हम मोरेन और लेन को देखते हैं। यहाँ मोरेन लेन से मैट के बारे में बातें करते हुए जा रही थी। तभी लैंड्रिन उन्हें रास्ते में कहती है कि मैं मैट और उन सभी के बारे में जानती हूँ जिन्हें तुम उस गांव से लेके आई हो। मैं सबको जाकर एमरलिन सीट को बता दूंगी। तभी मोरेन लैंड्रिन को धमकी देती है और कहती है कि अगर तुमने उन चारों के बारे में बता दिया तो मैं भी सभी को उस आदमी के बारे में बता दूंगी जिसे तुम नॉर्थ में मिलने जाती हो। यह सुनकर लैंड्रिन चुप हो जाती है। मोरेन ओजन के पास जाती है और उसे हेल्प मांगती है उन पांचों को डार्क वन के पास लेके जाने में। यहाँ ओजन इग्वेन को भी लेके आया था। यहाँ इग्वेन नैनो को देखकर काफी खुश होती है, क्योंकि उसे आज तक लग रहा था कि नैनो मर चुकी है। इसके बाद मोरेन इग्वेन और नैनो को स्वैन के पास लेके चली जाती है। यहाँ स्वैन उन दोनों से कहती है कि 1000 सालों में मुझसे पावरफुल आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है, और वो उन रिंग्स के लिए इग्वेन को थैंक्स भी कहती है। यहाँ नैनो को स्वैन से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो उससे कहती है कि अगर तुम्हारा हो गया हो तो मुझे वापस जाना है। यह स्वयं उसे समझाती है कि अगर तुम चाहो तो तुम पूरी दुनिया की मदद कर सकती हो, लेकिन नैनो कोई जवाब नहीं देती। बट एग्विन पूरी तरह से तैयार थी। अगले सीन में मोरेन को सजा सुनाई जाती है। उसे यह शपथ खिलाई जाती है कि वो तब तक वापस नहीं आएगी जब तक एमरलिन सीट उसे वापस नहीं बुला लेती। इसके बाद मोरेन अपने ब्लू कलर की सिस्टर्स की तरफ मुड़ती है और सारे एसडे मोरेन से मुंह मोड़ लेते हैं। अब मोरेन धीरे धीरे करके व्हाइट टावर से निकल जाती है। वो एक घोड़े की मदद से पहाड़ों की तरफ जाती है और एक दरवाजे पर आकर रुक जाती है। उसने ओजन को भी वहां बुलाया था और ओजन अपने साथ सभी लोगों को लेके आ गया था। यहाँ वो पांचों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। यह नैनो कहती है कि हम में से कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा जब तक तुम बता नहीं देती कि हमें कहाँ जाना है और क्या करना है। यहाँ वो लोग सभी घोड़ों को छोड़ देते हैं, क्योंकि घोड़े ब्रह्मपथ से आगे नहीं जा पाएंगे। यहाँ रैंड कहता है कि हमें पता भी नहीं है कि ब्रह्मपथ क्या होता है, तो हम उसके अंदर कैसे जा सकते हैं। इसके बाद मोरेन सभी को बताती है कि ये एक एंशिएंट रास्ता है जो सीधा डार्कवन के पास जाएगा। ये उस जगह पर जाएगा जहाँ ड्रैगन ने डार्कवन को कैद करके रखा है। वहां जाने के बाद तुम में से कोई एक उस डार्कवन को मारेगा। इस पर रैंड कहता है कि हमें तो पता भी नहीं है कि कौन ड्रैगन है। मोरेन कहती है कि ये जानने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि इस वक्त डार्कवन की शक्तियां बहुत कम हो गई है, लेकिन वो धीरे धीरे पावरफुल होता जा रहा है और अगर हमने उसे अभी नहीं रोका तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। तुम्हारे गांव में जो तबाही हुई वो तो कुछ भी नहीं है, डार्कवन इसे भी ज्यादा बुरा कर सकता है। इसके बाद वो लोग पूछते हैं कि उन लोगों का क्या होगा जो ड्रैगन नहीं है। इसका जवाब मोरेन जानती थी, लेकिन वो कहती है कि कुछ सवालों का जवाब वक्त आने पर पता चलता है।
जिसे सुनकर मैट समझ जाता है और कहता है कि मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ। मोरेन कहती है कि अब हम वापस नहीं जा सकते। इसके बाद मोरेन उस दरवाजे पर जाकर जादू करती है और एक पोर्टल खोलती है। उस पोर्टल में बिजलियां कड़क रही थी और काफी अंधेरा था। सभी लोग अंदर चले जाते हैं, लेकिन मैट नहीं जाता। सभी लोग उसे बुलाते हैं, लेकिन फिर भी मैट नहीं जाता और पोर्टल बंद हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे द व्हील ऑफ टाइम सीजन 1 के एपिसोड 5 और 6। आपको ये सीरीज और हमारी वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन, टेक केयर। Swear your oath, Moraine Sedai.